तो आप सोचिए कि एक के बाद एक सभी चुनाव के जो नतीजे आ रहे थे, इसकी गहराई में जाइए तो फिर आपको एक चीज स्ट्राइक करती है, जो मुझे भी स्ट्राइक करी, कि क्या इन राज्यों में जो तमाम वोटर है वो 2024 की अपनी किसी भूल को, अपनी किसी गलती को सुधारने की कोशिश कर रहा है? क्या वोटर कुछ प्रायश्चित कर रहा है? अब इसको समझने के लिए आपको 2024 में ले चलता हूं। क्या भारत का मतदाता 2024 में हुई अपनी किसी भूल पर प्रायश्चित कर रहा है? क्या 2024 में हुई अपनी किसी गलती को सुधारने की कोशिश कर रहा है? दरअसल बिहार चुनाव नतीजे आने के बाद, जब बिहार चुनाव के परिणाम सामने आए, उसके बाद ये विषय और ये विचार जो है वो सामने आया और इस पर कई जगह मैंने देखा चर्चा हो रही है। और मैंने भी जब इस विचार की गहराई में जाकर इस पर चिंतन किया तो ऐसा लगता है कि पिछले कुछ समय में जो देश में चुनाव हुए हैं, उन चुनावों में भारत का मतदाता 2024 में उससे जो भूल हुई, उससे जो गलती हुई, उसको सुधारने की कोशिश कर रहा है, उसका प्रायश्चित करने की कोशिश कर रहा है। अब ये पिछले कुछ चुनावों में अगर आप नजर डालें, जैसे बिहार का चुनाव तो सबसे लेटेस्ट ही है। अब बिहार में देखिए कि एनडीए को, बीजेपी को जितनी बड़ी जीत मिली वो अपने आप में ऐतिहासिक जीत है। इतनी बड़ी जीत बीजेपी को जो है वो पिछले कई सालों से, जो कई चुनावों से नहीं मिली थी। तो बिहार में जिस तरह की लैंडस्लाइड विक्ट्री हुई है, इतनी बड़ी जीत हुई है जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। लेकिन वोटर को ऐसा लग रहा है कि वोटर को अपनी किसी गलती को सुधारना था, इसलिए उन्होंने कहा भाई हम तो जमकर वोट करेंगे, और उन्होंने एनडीए के फेवर में, बीजेपी और नीतीश कुमार के फेवर में जमकर वोट किया। अब इसी तरह से जो है पिछले कुछ चुनाव, बिहार के साथ साथ आप पिछले कुछ चुनाव उठाइए, महाराष्ट्र में देखिए, लग रहा था बड़ा कांटे का टक्कर है, लेकिन हुआ क्या? अल्टीमेटली जो परिणाम आए, बीजेपी ने जिस तरह से वहां स्वीप किया, बाकी जो विपक्षी पार्टियां थी, चाहे उसमें कांग्रेस हो, चाहे उसमें एनसीपी हो शरद पवार की, या फिर उसमें जो है उद्धव ठाकरे की शिवसेना हो, उनका क्या हश्र हो गया था। कांग्रेस की जो दुर्गति हुई थी, सोचिए, वो शिवसेना उद्धव ठाकरे से भी छोटी पार्टी हो गई थी। तो ये जो नतीजे थे, एक बार फिर से कह रहा हूं, बीजेपी को इतनी बड़ी जीत और बाकी तमाम विपक्षी पार्टियों का सफाया। तो इसका मैसेज क्या था? इसका मैसेज ये था कि जनता को लग रहा था कि नहीं, बीजेपी को लाना है। तो क्या ये भी किसी भूल का सुधार हो रहा था? फिर आप दिल्ली पर आ जाइए, वो दिल्ली जहां पर लगातार ये माना जा रहा था कि अरविंद केजरीवाल को हटाना बीजेपी की बस की बात नहीं है। ये माना जा रहा था कि अरविंद केजरीवाल को जो है, जिस तरह से उनका पूरा का पूरा सेटअप है, उसमें बीजेपी उनका मुकाबला नहीं कर पाएगी। अभी अगले 10 साल तक जो है, लोकसभा चुनाव में जरूर बीजेपी जीत जाती है दिल्ली में, लेकिन विधानसभा में नहीं कर पाएगी। लेकिन हुआ क्या? अरविंद केजरीवाल खुद अपनी सीट हार गए। अब इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? अरविंद केजरीवाल अपनी सीट हार गए और कांग्रेस का तो बिल्कुल सुपड़ा साफ हुआ। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी का जो हश्र हुआ हम सबने देखा। बीजेपी क्लियर अपने दम पर मेजोरिटी लेकर आ गई। इसी तरह से हरियाणा का चुनाव आप देखें, हरियाणा के चुनाव में क्या हुआ? हरियाणा के चुनाव में लगातार बीजेपी पिछले 2 चुनाव से जीत रही थी। तीसरी बार बीजेपी जीतेगी ये कोई नहीं मान रहा था। लग रहा था कि नहीं, कांग्रेस वापसी हो रही है, बहुत सब एंटी इनकम्बेंसी, ये वो तमाम फैक्टर्स की बात कर रहे थे। लेकिन हुआ क्या? बीजेपी वहां पर जो है, इतनी लैंडस्लाइड विक्ट्री बीजेपी को मिली और बीजेपी अकेले अपने दम पर सरकार बनाने की स्थिति में आ गई। अब ये सारे चुनाव जो हैं, इन सारे चुनाव के जो रिजल्ट हैं, उन पर अगर आप निगाह डालें और साथ साथ जो चुनाव से पहले परिस्थितियां लग रही थी उन पर अगर निगाह डालें, तो उससे एक बात स्पष्ट होती है कि जैसा लग रहा था, वोटर अपने मन की बात बता नहीं रहा था। जो सामने से लग रहा था कि नहीं, मामला तो है, कई जगह लगा बीजेपी जीत जाएगी, मामला तो ठीक है, कांटे का, लेकिन बीजेपी जीत जाएगी, लेकिन बीजेपी को ऐसी जीत मिलेगी, विपक्ष को ऐसी बड़ी हार मिलेगी, इसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। लेकिन ये हुआ। तो आप सोचिए कि एक के बाद एक सभी चुनाव के जो नतीजे आ रहे थे, इसकी गहराई में जाइए तो फिर आपको एक चीज स्ट्राइक करती है, जो मुझे भी स्ट्राइक करी, कि क्या इन राज्यों में जो तमाम वोटर है वो 2024 की अपनी किसी भूल को, अपनी किसी गलती को सुधारने की कोशिश कर रहा है? क्या वोटर कुछ प्रायश्चित कर रहा है?
अब इसको समझने के लिए आपको 2024 में ले चलता हूं। अब देखिए साल 2024 में क्या हुआ। जो लोकसभा चुनाव थे उसमें चुनाव से पहले कहीं ऐसा लग रहा था कि जो है बीजेपी जो है इतनी अपने दम पर बहुमत नहीं जुटा पाएगी। पिछले 2 चुनावों से बीजेपी अकेले अपने दम पर बहुमत जुटा रही थी, 300 सीटें ले रही थी। तो ये जो बीजेपी की जो लैंडस्लाइड विक्ट्री हो रही थी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, उसको देखकर 2024 के चुनाव में भी लग रहा था कि भाई बीजेपी अपने दम पर आ जाएगी। और बीजेपी खुद इतनी कॉन्फिडेंट थी कि बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा था अब की बार 400 पार। और तमाम चीजें हुई थी, कश्मीर में जो हुआ था, अयोध्या में जो हुआ था, जिस तरह से जो है डीबीटी हुआ था, लोगों के अकाउंट में सीधा पैसा जा रहा था, कई सारी योजनाएं थी जिन योजनाओं के दम पर ऐसा माना जा रहा था कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी को एक बार फिर बड़ी जीत मिलेगी। ये सभी मान रहे थे। लेकिन उससे पहले जब चुनाव नतीजे आए, माफ कीजिएगा, जब चुनाव हुए, चुनाव से पहले अयोध्या में जो राम मंदिर जिस तरह से बन गया, सोचिए इतने वर्षों से अयोध्या में राम मंदिर के बनाने के संघर्ष चल रहा था, राम मंदिर बन गया, बन के तैयार हो गया, उसका उद्घाटन हो गया, उसमें प्राण प्रतिष्ठा हो गई। ये सब चीजें थी जिसको देख करके लोग कह रहे थे कि भाई वाह, क्या गजब का काम किया नरेंद्र मोदी ने। तो इसीलिए बीजेपी भी कह रही थी कि अब की बार 400 पार। लेकिन उन चुनावों में हुआ क्या? उन चुनावों में बीजेपी 240 पर सिमट कर रहेगी, 240। और बीजेपी के ये सिचुएशन आई जब चुनाव नतीजा आए तो विपक्ष की तरफ से ये ऐसा लग रहा था, विपक्ष इतनी उत्साहित थी कि उसे लग रहा था कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को लेकर वो सरकार बना लेगी और मोदी को प्रधानमंत्री नहीं बनने देंगे। इतना उत्साहित था विपक्ष, जो है इस हद तक मामला हो गया था। तो 240 पे बीजेपी सिमट गई थी। और कांग्रेस जो है, जिसको जो बड़ी मुश्किल से, जो पिछले 2 चुनाव में कांग्रेस को विपक्ष का जो विरोधी दल का नेता होने का भी उसको तमगा नहीं, विपक्षी पार्टी होने का लायक भी नहीं बची थी, क्योंकि उसकी इतनी सीटें ही नहीं आ रही थी कांग्रेस की। कांग्रेस एकदम से 99 सीटों पर पहुंच गई। और उसके बाद आपको याद है कि सुप्रिया श्रीने जिस तरह से कांग्रेस के दफ्तर में ऐसे मुट्ठी तान कर गई, और उसके बाद उन्होंने लगा कि क्या कमाल कर दिया। राहुल गांधी का अचानक से बॉडी लैंग्वेज बदल गया, राहुल गांधी को कांग्रेस ने जननायक की तरह से प्रोजेक्ट करना शुरू किया। तो ये 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजे थे, जो किसी ने सोचा नहीं था कि 2024 में ऐसे नतीजे होंगे, लेकिन वैसे नतीजे आए। अब उसके बाद आपको ये नतीजा आने के बाद आपको उस दृश्य की तरफ ले चलता हूं जब नरेंद्र मोदी चुनाव नतीजा आने के बाद देर रात बीजेपी मुख्यालय में गए थे। आपने बीजेपी मुख्यालय में नरेंद्र मोदी का चेहरा आपको याद है? आपको अगर याद नहीं है तो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। वो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा जो है वो जरूर जो है मुस्कुराने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उनके दिल के भीतर जो है बहुत दर्द है, बहुत पीड़ा है। वो ऐसा, उनकी आंखों में एक अजीब सा सूनापन था, और ऐसा लग रहा था कि वो क्या कहेंगे, उनके चेहरे पर एक शून्यता का जो है वो भाव था। उनको लग रहा था कि कुछ मिसिंग है, उनको लग रहा था कि क्या चूक हुई, उनको लग रहा था कि कुछ जो है जरूर गलती हुई है। वो लगातार ऐसे इस तरह के भाव लेकर बीजेपी ऑफिस में पहुंचे थे। हालांकि उन्होंने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाया, जैसा वो हमेशा करते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी की उनकी आंखों में जो है एक अलग तरह का जो दर्द दिख रहा था, उनके चेहरे पर एक अलग तरह की शून्यता का भाव दिख रहा था। जब वो बीजेपी ऑफिस आमतौर पर चुनाव नतीजों के बाद पहुंचते हैं तो उनका चेहरा जिस तरह से खिला हुआ होता है, वैसा उनका चेहरे पर उनके चेहरे पर वो भाव नहीं था। इसको सबने महसूस किया। कई बार तो ऐसा लगा कि जैसे, कहना नहीं चाहिए, नरेंद्र मोदी इस तरह के हैं नहीं, लेकिन ऐसा लगा कि शायद उनकी आंखों से जो है कुछ आंसू भी जो है छलकना चाहते थे, जिसको उन्होंने बड़ी मुश्किल से कंट्रोल किया। ऐसा भी लग रहा था कि उन्होंने बड़ी मुश्किल से अपने आप को कंट्रोल किया था। ये सारा दृश्य जो है देश ने देखा, और पूरे जो है टेलीविजन चैनल पर और कई राजनीतिक विश्लेषकों ने इसकी चर्चा की। अब ये जो दृश्य थे, ये दृश्य जो है टेलीविजन चैनलों पर जब आ रहे थे, पूरे देश ने इन दृश्यों को देखा, पूरे देश ने देखा। मैं खुद भी कहूं तो जब मैंने भी दृश्य देखा तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा। मुझे लगा इतना जो मजबूत नेता है, वो आज उस नेता की आंखों में, जो मतलब दुनिया भर को दिलासा देता है, गरीबों को दिलासा देता है, गरीब महिलाओं को दिलासा देता है, और हर आम आदमी को जो है दिलासा देता है, और भारत को दिलासा देता है कि हम आगे बढ़ेंगे, हम तीसरी चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेंगे, तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेंगे, हम जो है विश्व गुरु बनेंगे, हम ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे, भारत जो है किसी से डरेगा नहीं। इस तरह का वो तमाम जो है पूरे भारत को भरोसा देते थे। लेकिन उस समय लग रहा था कि उनका खुद का भरोसा जो है, अपने आप से उनका भरोसा जो है डगमगा गया। इस तरह का एक मैसेज से लग रहा था, इस तरह के भाव आ रहे थे। अब ये सब कुछ अकेले हमने नहीं देखा था, ये तो पूरे देश ने देखा ना, पूरी दुनिया में इसकी चर्चा पूरे देश ने देखा। तो भारत का वो जो वोटर था, उस वोटर ने भी देखा,
उस मतदाता ने भी देखा जो नरेंद्र मोदी के कामों से प्रभावित हुआ था, जिसको नरेंद्र मोदी ने जो काम किए थे, जिसको उसका सीधा फायदा मिल रहा था, वो भी वो दृश्य देखकर प्रभावित हुआ। और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था, मतलब उस वक्त की अगर बात करें तो वो जब नतीजे आए ना, तो वोटर को कहीं से एक स्ट्राइक किया, एक झटका लगा कि यार मैंने कहीं गलती तो नहीं कर दी। अब वोटर ने गलती करी या वोटर किसी ट्रैप में आया, ये समझने का विषय है। आपको एक बार फिर से फ्लैशबैक में लिए चलता हूं 2024 के चुनाव में। देखिए 2024 के चुनाव में विपक्ष की तरफ से क्या कहा गया और बीजेपी की ये जो 240 पे सिमट गई, इसके पीछे एक बड़ा कारण क्या रहा। विपक्ष की तरफ से उस समय कुछ फेक नैरेटिव चलाए गए और आपको अच्छी तरह से याद है, उन्हीं फेक नैरेटिव्स को लेकर मेरी उस वक्त किताब भी आई थी जिसका नाम था मोदी वर्सेस खान मार्केट गैंग। उसमें मैंने एक एक फेक नैरेटिव जो है उनका ध्वस्त किया था, उनका सच्चाई के साथ, उनका फैक्ट्स के साथ मैंने खुलासा किया था। तो उस वक्त विपक्ष क्या चला रहा था कि नरेंद्र मोदी अगर इस बार जीत गए, नरेंद्र मोदी ने अगर 400 सीटें ले ली, तो फिर वो संविधान को खत्म कर देंगे, संविधान को बदल देंगे। अब संविधान बदलने का मायने क्या था कि जी आरक्षण को खत्म कर देंगे। अब ये जो मैसेज था ना, ये मैसेज बड़ी तेजी से गया। एक मैसेज ये दिया जा रहा था कि नरेंद्र मोदी अगर इस बार जीत गए, 400 सीटें आ गई, तो फिर देश में फिर से चुनाव नहीं होंगे। ये जो दो फेक नैरेटिव थे ना, विपक्ष ने इस तरह से जो है अपना कैंपेन चलाया और इस तरह से उसने ये जो हेट कैंपेन जो था और ये जो फेक नैरेटिव का कैंपेन था, इस हद तक चलाया कि ये बात जो है लोगों के जहन में अंदर तक बैठ गई कि अगर जो है बहुत सारे वोटर्स के मन में अंदर तक बैठ गई कि मोदी अगर फिर से आ गए तो संविधान खत्म कर देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे, भारत में फिर से चुनाव नहीं होगा। मैं आपको अपना एक छोटा सा उदाहरण उस वक्त का बताता हूं। मैं उस वक्त चुनाव में वाराणसी में एक प्रोग्राम करने गया था और वाराणसी में, क्योंकि वाराणसी मेरा अपना शहर है, काशी मेरा अपना शहर है, काशी में जब मैं गया तो मुझे ये तो सभी मान रहे थे कि नरेंद्र मोदी वहां से जीतेंगे। लेकिन काशी में जब मैं एक प्रोग्राम कर रहा था, वहां काशी में कुछ जो यूथ थे, अब वो किसी जाति विशेष के थे और वो सब उसमें डिटेल में नहीं जाता मैं, वो जो उनका जो मैंने रवैया देखा, उनके जो मैंने भाव देखे, वो जिस तरह से हुटिंग कर रहे थे, जिस तरह से कह रहे थे, मुझे लगा काशी में ऐसा हो रहा है। मैं बचपन से काशी जाता रहा हूं, लेकिन मुझे लगा ये काशी में क्या डेमोग्राफी चेंज हो गया क्या। मुझे पहला ख्याल ये आया कि क्या काशी में का बनारस का डेमोग्राफी चेंज हो गया कि इस तरह से वो हुटिंग कर रहे हैं, इस तरह से वो नरेंद्र मोदी और बीजेपी को लेकर सवाल उठा रहे हैं। वो काशी जिसको मैंने अपनी आंखों से बदलते देखा है, वो काशी जो नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद उसको इतनी सौगात मिली है कि कह नहीं सकते, उस काशी में ऐसा हो रहा है। फिर जो क्या हुआ कि मैं जब वहां पर घूम रहा था, एक घाट पर जो है नमो घाट, जो नया घाट बना है, जब मैं घूम रहा था, एक चाय वाले से मैंने बात करी। वो चाय वाला दरअसल वहां पर जो है वो वहां पर बहुत अच्छी जो है नींबू की चाय मिलती है, तो नींबू की चाय जो है एक व्यक्ति बेच रहा था। तो वैसे ही मैंने उससे पूछा, वो व्यक्ति जो है वो जो है अनुसूचित जाति का व्यक्ति था। तो मैंने उसका चाय पीते हुए मैंने उसका कहा चाय बड़ी अच्छी है। उसके बाद मैंने उससे बात करनी शुरू करी। वो उसने बताया कि वो यहाँ पर इतने समय से ऐसे है वैसे है। तो मैंने पूछा चाय बेच से कितना मिल जाता है। तो उसने बोला बाबूजी जब से नमो घाट बना है ना, तब से जो है मेरी इनकम जो है बढ़ गई है। मैंने कहा कितने कमा लेते हो। उसने कहा जी दिन में जो है 1000-1500 कमा लेता हूं। तो मैंने कहा कैसे ये सब इतना पैसा पहले भी। उसने बोला नहीं पहले तो कमा ही नहीं पाते थे, लेकिन ये नमो घाट बना ना, उस नमो घाट बनने के बाद जिस तरह से यहाँ पर लोग आते हैं, इतने सैलानी, इतनी साफ सफाई होगी, लोग आते हैं, घूमते हैं, एंजॉय करते हैं, पिकनिक जैसा माहौल होता है, सैलानी आते हैं, काशी के लोग आते हैं, उसके कारण जो है ये मेरी चाय खूब बिकती है। तो मैंने कहा अच्छा फिर तो तुम नरेंद्र मोदी को वोट दोगे। लेकिन उसने जानते क्या कहा, उसने कहा हाँ मोदी जी ने काम तो बड़ा अच्छा किया है, लेकिन मोदी जी इस बार आएंगे तो फिर भारत में चुनाव तो नहीं होगा ना, आरक्षण तो खत्म कर देंगे। तब मेरे जहन में पहली बार यह स्ट्राइक किया कि ये जो विपक्ष का फेक नैरेटिव है, ये इस हद तक लोगों के जहन में, लोगों के दिमाग में पेनिट्रेट कर गया और वो मुझे झटका लगा। और उसके बाद जब नतीजे सामने आए, अब देखिए वाराणसी के जो चुनाव नतीजा है वो आपको मालूम है कि नरेंद्र मोदी जो है वो 5-5 लाख से जीत रहे थे, उनकी जीत का मार्जिन कितना कम हो गया और देश भर में बीजेपी 240 सीटों पर सिमट करेगी। तो दरअसल ये जो फेक नैरेटिव को उन्होंने इतने प्रोपेगेंडा को चलाया, उसके कारण 240 सीटों पर बीजेपी सिमट गई। नतीजे तो आ गए, लेकिन उन नतीजों के बाद जब वही वोटर जिसने ये सोचकर कि नरेंद्र मोदी आएंगे तो आरक्षण खत्म हो जाएगा, संविधान खत्म हो जाएगा, ये सब चीजें जो उसने करके उसने देखा कि यार नरेंद्र मोदी तो फिर प्रधानमंत्री बन गए और नरेंद्र मोदी ने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं। और जब झूठ की परतें खुलनी शुरू हुई, क्योंकि एक झूठ नहीं और भी कई झूठ खुले थे, कांग्रेस का ये भी झूठ खुला था, कांग्रेस ने जो महिलाओं से पर्चे वो जो है भरवा लिए थे कि जैसे चुनाव नतीजे आएंगे आपके बैंक अकाउंट में 8000 रुपए पहुंच जाएंगे, हर साल आपको 72,000 रुपए मिलेंगे।
वो जो पर्चे भरवाए जा रहे थे, कार्ड भरवाए जा रहे थे, तो लोगों को लगा यार ये तो कार्ड भर रहे हैं, अब तो मेरा पैसा आना पक्का। तो ऐसे कई सारे जो नैरेटिव्स थे उनके कारण जो है ये चुनाव प्रभावित हुआ और उसके कारण कांग्रेस 99 सीटों पर पहुंच गई और दूसरी तरफ बीजेपी जो है, बीजेपी 240 सीटों पर सिमट के रह गई, जो अपने दम पर मेजोरिटी नहीं ले पाई। उस समय देखिए, उस समय उसके बाद क्या हुआ। नरेंद्र मोदी के बारे में मैंने बताया, जब वो बीजेपी ऑफिस पहुंचे तो उनके चेहरों पर क्या क्या भाव थे। अब इसको समझिए कि उनके चेहरे के जो भाव थे वो, और दूसरी तरफ विपक्ष, मैंने सुप्रिया श्रीनेत का बताया। अब राहुल गांधी और कांग्रेस और पूरा विपक्ष उस वक्त एक अलग तरह का उनमें एरोगेंसी आ गई। उनको लगा रहा है हमने तो किला फतह, समाजवादी पार्टी 37 सीटें जीत गई। अब राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी और बाकी तमाम पार्टियों ने मिलकर के जो है नरेंद्र मोदी को उनका मजाक उड़ाना शुरू किया। अब वो लोग जिस तरह से नरेंद्र मोदी का मजाक उड़ा रहे थे, मैं आपको एक बार फिर जो है बताऊं, उस वक्त संसद का पहला सत्र याद कीजिए, राहुल गांधी किस तरह से आए थे और जिस तरह से उन्होंने जो है हैंडशेक किया, कैसे गए वो, उनको लगा कि अब तो बाजी उन्होंने मार ली है। उसके बाद जब नरेंद्र मोदी जब संसद में बोलने के लिए खड़े हुए, राहुल गांधी ने इशारा किया अपने तमाम सांसदों को, कहा कि वेल में जाओ, और उनके सांसद उतर के, उस वक्त सांसद जो है हुआ इस तरह के, मैंने उसमें पहले भी वीडियो बनाई थी, हुआ करके जो है वो आवाज कर रहे थे। नरेंद्र मोदी को सुनाई नहीं दे रही थी आवाज, इस तरह से चिल्ला रहे थे। लेकिन नरेंद्र मोदी ने उस वक्त क्या किया, उस वक्त उन्होंने जो उनके कांग्रेस के और विपक्ष के सांसद चिल्ला रहे थे ना, उनको पानी का गिलास दिया कि तुम्हारा गला सूख गया, वो लो पानी पी लो। अब देश की जनता तो ये सब देख रही थी ना कि राहुल गांधी की एरोगेंस में नरेंद्र मोदी कैसे विपक्ष को भी कह रहे हैं कि भाई पानी पी लो, गला तुम्हारा खराब हो रहा होगा। और दूसरी तरफ जो उनको आशंकाएं की गई थी कि वो सब आशंकाएं तो नहीं हुई, नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से सरकार बना ली और लोगों के जहन में मोदी का वो चेहरा, जो बीजेपी मुख्यालय पर जब वो गए थे, जो उनका वो चेहरा था, वो उनकी आंखों में लगातार जो है, उनके जहन में, उनके आंखों में उनको एक दर्द दे रहा था कि यार हमने इस आदमी के साथ ठीक तो नहीं किया। ये भाव कहीं ना कहीं लोगों के मन में आ रहा था, ये सबके मन में आएगा, आप सोच के देखिए। तो ये सब चीजें चल रही थी। तो एक तरफ नरेंद्र मोदी का मजाक बनाया जा रहा था, राहुल गांधी और उनके दोस्त कह रहे थे अरे 56 इंच की छाती कहां गई। राहुल गांधी कह रहे थे 56 इंच की छाती को मैंने जो है 16 इंच कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। इस तरह के राहुल गांधी जननायक हैं, इस तरह से पूरा का पूरा प्रोजेक्शन किया गया। तो ये सारी चीजें चल रही थी और सिर्फ नरेंद्र मोदी का ही मजाक विपक्ष नहीं बना रहा था। विपक्ष के एरोगेंसी देखिए कि उन्होंने बाकायदा राम मंदिर का और अयोध्या का भी जो है मजाक उड़ाना शुरू किया। आपको अच्छी तरह से याद है, राहुल गांधी जो है वो गुजरात में गए, उन्होंने कहा देखिए हमने बीजेपी को पटक दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, अब बीजेपी को गुजरात में हराएंगे। इतना उन्होंने कहा बीजेपी गुजरात से गई, ऐसा उन्होंने कार्यकर्ताओं के बीच बोला। तो राहुल गांधी गुजरात में जाकर इस तरह का बोल कर आए और फिर उन्होंने वहीं गुजरात में बोला हमने अयोध्या आंदोलन को हरा दिया। आपको याद है राहुल गांधी के शब्द कि हमने अयोध्या आंदोलन को हरा दिया। समझते अयोध्या आंदोलन का मतलब क्या है? अयोध्या आंदोलन हिंदुओं का एक आंदोलन था। देश के करोड़ों हिंदुओं का, देश के नहीं पूरे विश्व में जो करोड़ों हिंदू हैं, अयोध्या आंदोलन उनका था। भगवान राम की जन्मस्थली पर उनका मंदिर बनाने का आंदोलन था और राहुल गांधी ने कैसे कह दिया कि हमने अयोध्या आंदोलन को हरा दिया। राहुल गांधी जी, आप बीजेपी को हरा पाए नहीं हरा पाए वो तो एक अलग विषय का, डिबेट का विषय है, लेकिन आप अयोध्या आंदोलन को तो कभी नहीं हरा सकते। अयोध्या आंदोलन उन लाखों कार सेवकों का था जो अपने घर से निकले थे, बिना उन्होंने संघर्ष किया। हजारों सालों के संघर्ष का जो पर्याय है वो अयोध्या आंदोलन है। अयोध्या आंदोलन वो है जिसमें कोठारी बंधुओं ने अपना बलिदान दे दिया था और ऐसे ही कितने ही जो हैं जो कार सेवक थे उन्होंने अपना बलिदान दे दिया। निहंगों ने, संतों ने, कितने लोगों ने अपना बलिदान दिया था। तो अयोध्या आंदोलन वो था। राहुल गांधी ने कहा हमने अयोध्या आंदोलन को हरा दिया। फिर अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी का, उनको उत्तर प्रदेश में 37 सीटें मिल गई। अब वो जो अयोध्या पर इनके जो सांसद जीते थे, है ना, वो सांसद को जो है लेकर अवधेश प्रसाद, तो अवधेश प्रसाद को लेकर वो साथ साथ घूमे और उन्होंने कहा कि ये अयोध्या नरेश हैं। इस तरह से उन्होंने कहा, अपने सांसद के लिए कहा अयोध्या नरेश है। अरे भाई, अयोध्या नरेश तो एक ही है, राजा रामचंद्र है, भगवान श्री राम है। लेकिन अखिलेश और राहुल गांधी अपनी कांख में दबा के घूमते थे अखिलेश प्रसाद को, क्योंकि उनको लगा कि ये एक सिंबल है कि देखिए हमने अयोध्या आंदोलन को हरा दिया। तो इस तरह से उन्होंने अपने सांसद को अयोध्या नरेश कह दिया, भगवान राम का अपमान कर रहे हैं। तो ये जो एरोगेंसी आ रही थी, ऊपर से नरेंद्र मोदी की जो वो छवि थी, ये सब कुछ जो था ये लोगों के मन को बार बार कचोट रहा था। और मुझे लगता है कि वहीं पर वो जो वोटर था जिसने 2024 के चुनाव में इन फेक नैरेटिव्स में फंसकर जो है कांग्रेस के लिए, समाजवादी पार्टी के लिए, विपक्षी पार्टियों के लिए वोट करा था,
उनको कहीं उनको लगा कि उन्होंने गलती कर दी है, उनको लगा कि उन्होंने भूल हुई है, उनसे बहुत बड़ा पाप हो गया है। ये सब भाव कहीं ना कहीं लोगों के मन में आ रहे होंगे। तो उसके कारण लोगों ने कहा अब इसका प्रायश्चित करना है। भाई हमने जो गलती 2024 में कर दी उसको दोहराना नहीं है, बल्कि अब उसका प्रायश्चित करना है। और प्रायश्चित में क्या किया लोगों ने? प्रायश्चित में लोगों ने महाराष्ट्र, हरियाणा, दिल्ली और अब बिहार, यहां पर बीजेपी और उनके सहयोगियों को भर भर के सीटें दे दी। इतना बड़ा मैंडेट दे दिया और इतने बिना किसी रोक टोक के ऐसी सत्ता दे दी कि जिस सत्ता की बीजेपी शायद खुद भी कल्पना नहीं कर रही थी, राजनीतिक विश्लेषक भी कल्पना नहीं कर रहे थे। तो इसीलिए मैंने कहा कि जो बिहार का नतीजा आया उसके बाद अगर पिछले कुछ चुनाव पर आप नजर डालेंगे, उन तमाम चुनाव के नतीजों का अगर आप विश्लेषण करेंगे, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि 2024 में जो भूल हो गई थी भारत के मतदाताओं से, भारत का मतदाता उस भूल को सुधार करने की कोशिश कर रहा है। भारत का मतदाता जो है वो जो गलती हुई थी उस गलती का, उस भूल का प्रायश्चित करने की कोशिश कर रहा है। आप इस विषय में क्या सोचते हैं? मैं आपकी बात सुनना चाहता हूं। क्या आपको भी ऐसा लगा? क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ था? आप अपने मन की बात बताएं। आपकी जो प्रतिक्रियाएं हैं मुझे उसका इंतजार रहेगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।